गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एक चैप्टर होल्डिंग कंपनी या कंसोलिडेटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। ये देखिए, आपके सामने एक प्रॉब्लम रख दिए। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ इम्पेरियल कंपनी कॉलोनियल कंपनी। 31 मार्च 20 का बैलेंस शीट है। शेयर कैपिटल देखिए 10 रुपये वाला शेयर है तो इम्पेरियल का शेयर हो गया 1 लाख, इसका शेयर हो गया आपका 30,000। रिजर्व सरप्लस है 7 लाख 3 लाख। करेंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल 1 लाख और 70,000। हमको इस रिजर्व सरप्लस का एनालिसिस चाहिए। यहाँ देखिए नॉन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट है 880 310। इन्वेस्टमेंट देखिए यहाँ 2,000 शेयर खरीदा है। यहाँ देखिए इसके पास टोटल 30,000 शेयर है। 30,000 में यहाँ देखिए 20,000 नॉट 2,000 20,000 शेयर खरीदा है। तो 30,000 में अगर 20,000 शेयर खरीदा है, परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज आएगा 66.66666 ऐसे आता चला जाएगा। इन दिस केस डेसिमल रनिंग है तो ऐसे केस में परसेंटेज न कैलकुलेट करके शेयर 2/3 20,000 बाई 30,000 करेंगे, 2/3 माइनॉरिटी 1/3 करके बनाएंगे। ठीक है। इन्वेंट्री है आपका ट्रेड रिसीवेबल और कैश। मेन चीज़ हमको जो बताना था वो था शेयर ऑफ होल्डिंग। अब प्लस यहाँ देखिए रिजर्व सरप्लस में जो 3 लाख रुपया था उसका क्लासिफिकेशन देखिए। जनरल लीजर में था 1,25,000 और सरप्लस में था 75,000। ये बैलेंस शीट के डेट में था। जिस दिन शेयर एक्वायर किए थे उस दिन जो भी जनरल लीजर और सरप्लस होगा वो प्री माना जाएगा और जितना इंक्रीज हुआ उसको पोस्ट मानेंगे। ठीक है। यहाँ देखिए बनाना है हम लोग को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। होल्डिंग कंपनी के सवाल में एक ही रिक्वायरमेंट होता है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना दीजिए ईयर एंड में। इंपेरियल कंपनी जिस दिन शेयर एक्वायर किया था कॉलोनियल का वो डेट था 1 अप्रैल। अब 1 अप्रैल के दिन सरप्लस में था 75,000। अब बैलेंस शीट के अंदर है 175,000। अगर 1 अप्रैल को था 75,000 तो ये हो गया आपका प्री, और 175 मतलब 1 लाख रुपया बढ़ गया, वो हो गया पोस्ट। जनरल लीजर में 80,000 था, 80,000 हो गया जनरल लीजर प्री। बैलेंस शीट में जनरल लीजर आपका 125 है तो इसका मतलब 45,000 बढ़ गया, वो हो गया आपका पोस्ट। तो जिस दिन शेयर एक्वायर करते हैं उस दिन का प्रॉफिट बता दिया। ये दोनों प्री हो गया और जितना इंक्रीज होगा उसको पोस्ट मानेंगे। इन्वेंट्री 1,60,000 है कॉलोनियल का, उसमें 60,000 का इन्वेंट्री ऐसा है जो इंपेरियल से आया था जिसके ऊपर 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। अनरियलाइज प्रॉफिट 60,000 का 25/125 करेंगे, अनरियलाइज प्रॉफिट आपका 12,000 आ जाएगा जो बैलेंस शीट में स्टॉक या इन्वेंट्री से माइनस होगा और आपका कंसोलिडेटेड सरप्लस से माइनस होगा। मेन होता है हम लोग को ये जानना जिस दिन शेयर एक्वायर किए थे जनरल रिजर्व और सरप्लस में जो था उसको प्री बोलेंगे और जितना बढ़ गया बैलेंस शीट में देखेंगे डिफरेंस पता लगाएंगे, जितना बढ़ गया उसको पोस्ट बोलेंगे। ठीक है। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ओके। सबसे पहले हम लोग कुछ वर्किंग करेंगे। होल्डिंग कंपनी का सॉल्यूशन में वर्किंग जरूरी होता है। शेयर ऑफ होल्डिंग हम लोग उसका 20,000 शेयर खरीदे थे आउट ऑफ 30,000, तो 20,000 बाई 30,000 इसको ऐसे ही रखेंगे 2/3। परसेंटेज ठीक नहीं सेट होगा इसलिए 2/3। यहीं पे शेयर ऑफ माइनॉरिटी, अगर 30,000 शेयर में हम लोग 20,000 खरीदे हैं तो माइनॉरिटी वाले के पास 10,000 है, 10/30,000 1/3। ओके। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट होल्डिंग का मेन वर्किंग माना जाता है। इसमें एक होता है प्री प्रॉफिट और एक होता है पोस्ट प्रॉफिट। जिस दिन शेयर एक्वायर किया गया था उस दिन जनरल रिजर्व में आपका 1 अप्रैल 19, उस दिन जनरल रिजर्व में आपका 80,000 था, इसको प्री माना जाएगा। अब बैलेंस शीट में जितना बढ़ के गया वो करेंट ईयर पोस्ट माना जाएगा। बैलेंस शीट में 1,25 है तो इसका मतलब 45। सरप्लस अकाउंट, उसी दिन का सरप्लस अकाउंट आपका सरप्लस में था 75,000, प्री माना जाएगा। अब बैलेंस शीट में जितना बढ़ के गया
वो करेंट ईयर पोस्ट माना जाएगा। बैलेंस शीट में 175 है तो 1 लाख बढ़ के गया। अब इसको प्लस कर देंगे 155,000, ये हो जाएगा 145,000। इसमें से माइनॉरिटी को दिया जाएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट के नाम से उनका शेयर है 1/3, इसका 1/3 दे देंगे 51,667, इसका 1/3 दे देंगे 48,333। ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिए, ये हो गया आपका 333, 103,333, इसको माइनस कर दीजिए 667, ये हो गया 696। ठीक है, 96,667। इसके बाद चलते हैं वर्किंग नंबर 3 की तरफ। वर्किंग नंबर 3 आपका होता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। हम लोग उसका शेयर कितना में परचेज किए थे उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम लोग जो 20,000 शेयर परचेज किए थे उसका वैल्यू अपने घर में है 2,60,000 रुपया। इसमें से माइनस करेंगे पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। 20,000 शेयर का पेड अप वैल्यू आपका 2 लाख होगा, और माइनस में रखेंगे प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। माइनॉरिटी का माइनस करने के बाद 103,333 आया था, ये हो गया आपका 303,333। माइनस कर देंगे 333, दैट इज 43। ये निगेटिव आ गया, निगेटिव को कैपिटल रिजर्व के नाम से पुकारते हैं, पॉजिटिव आने से उसको गुडविल बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं वर्किंग नंबर 4 माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी वाले का हमारे बिजनेस में क्या इंटरेस्ट है, तो उसका पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर कहने का मतलब उनके पास 10,000 शेयर था तो उसका वैल्यू हुआ 1 लाख। उनको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, अब साथ में उनको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में भी थोड़ा सा शेयर मिलेगा। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट उनका आया था 51,667, अब पोस्ट आया था 48,333। इसको ऐड कर देंगे 2 लाख रुपया हो जाएगा। ये 4 अपना A1 by 1 सीरियली इम्पॉर्टेंट वर्किंग है। पहले शेयर ऑफ होल्डिंग, शेयर ऑफ माइनॉरिटी, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, प्री पोस्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और एक वर्किंग करते हैं अनरियलाइज प्रॉफिट बोलते हैं। आपस में वो लोग परचेज सेल किए थे, आज उसी परचेज सेल में से 60,000 का स्टॉक बचा हुआ है जिसपे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25/125 है। अनरियलाइज प्रॉफिट आपका हो गया 12,000। ओके, तो ऐसे करके 5 वर्किंग कर दिए, अभी 2 वर्किंग और करेंगे। वर्किंग नंबर 6 करते हैं आपका कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व, इस वर्किंग के साथ अगर 7 नंबर वर्किंग कंसोलिडेटेड सरप्लस किया जाए तो ज़्यादा समझ में आता है। कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व में हम लोग का अपना जनरल रिजर्व, अपना होल्डिंग कंपनी का जनरल रिजर्व आपका 4 लाख था, और सरप्लस में अपना सरप्लस होल्डिंग कंपनी का सरप्लस 3 लाख था। यहाँ प्लस होगा पोस्ट एक्विजिशन, तो वो यहाँ भी प्लस होगा पोस्ट एक्विजिशन। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में जो आया था उसमें आपको जनरल रिजर्व सरप्लस पहचानना होगा। ये देखिए पोस्ट एक्विजिशन में 96,667 फाइनल आया था, जिसमें 45,000 जनरल रिजर्व पोस्ट में था, तो 45,000 का हमको यहाँ पे 2/3 मिलेगा, दैट इज 30,000 मिलेगा। इसको अगर प्लस कर दे तो 430 हो जाएगा। तो टोटल आपका आया था 96,667, उसमें से 30,000 जनरल रिजर्व के नाम से हो गया, तो 66,667, ये हो गया 366,667। इसमें से अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस किया जाएगा। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपका 12,000 है,
ये हो गया 354,667। असली चीज़ है जनरल रिजर्व का यहाँ पे पता लगाना। पोस्ट में जो जनरल रिजर्व था उसका 2/3 दे दिए 30,000, और जो टोटल पोस्ट था उसमें से 30,000 माइनस करके रिमेनिंग को सरप्लस के नाम से ले आए। ये 7 वर्किंग कंटिन्यू आपको करना ही है। इसके अलावा बैलेंस शीट बनाने के लिए नोट्स टू अकाउंट अगर बना दिया जाए तो एक बेटर होगा। उसमें कुछ बनाइए चाहे मत बनाइए, रिजर्व एंड सरप्लस को जरूर बनाना चाहिए। जनरल रिजर्व अगर आपको याद हो तो वर्किंग नंबर 6 में जनरल रिजर्व आया है 430। सरप्लस अकाउंट आपका वर्किंग नंबर 7 में आया है 354,667, और कैपिटल रिजर्व आ गया था वर्किंग नंबर 3 में। कैपिटल रिजर्व भी रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा होता है 43,333। इसको अगर ऐड करते हैं तो ये हो गया 008,828,000। ठीक है, अब हम लोग इसको लेके बैलेंस शीट बना सकते हैं। बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बोलते हैं। ये रहा आपके सामने फॉर्मेट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट होल्डिंग कंपनी के नाम से होता है इंपीरियल कंपनी लिमिटेड। एज ऑन 31 मार्च 20। सबसे पहले लायबिलिटी में हेडिंग करेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में ए नंबर आएगा आपका शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में रोमन 1 शेयर कैपिटल, होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल लिखा जाएगा। सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैपिटल इग्नोर करेंगे। शेयर कैपिटल इज 10 lakhs। 2 नंबर आइटम आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट्स टू अकाउंट बनाए थे, उसका टोटल था 828,000। ओके, इसके अलावा आपका बी नंबर आएगा नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज में डिवेंचर वगैरह आता है, अपने बैलेंस शीट में नहीं है। सी नंबर में लाएंगे करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में एक नंबर लाएंगे ट्रेड पेएबल्स। दोनों का ट्रेड पेएबल्स प्लस करके लिख दिया जाएगा 1,70,000। और इसी घर में आता है आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट आया था 2 लाख। ये लायबिलिटी साइड कंप्लीट हुआ, इसको यहीं पे टोटल कर दिया जाएगा। $2198। ठीक है, ये हो गया आपका लायबिलिटी कंप्लीट कर दिए। इसके बाद आएगा एसेट्स। एसेट्स के लिए सोचते हैं। एसेट्स में ए नंबर नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में रोमन 1 आपका आएगा फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल और एक इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल क्वेश्चन में है नहीं, तो टेंजिबल का हो गया 11 लाख, दोनों प्लस करके 90,000। इन्वेस्टमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी को इग्नोर करेंगे, वो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में आ गया। जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं तो सब्सिडियरी कंपनी का शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस को ऐड करके नहीं लिखते हैं, और होल्डिंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट। बी नंबर आपको लाते हैं करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में रोमन 1 आपका इन्वेंट्रीज है। दोनों इन्वेंट्रीज प्लस करने के बाद अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस करना होगा। दोनों इन्वेंट्री प्लस करके आपका हो रहा है 4,80,000, और अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आपका 12,000 था, ये हो जाएगा 468,000। ओके, इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल का फिगर आपको लाते हैं, दोनों को प्लस करके ले आएंगे, ये हो जाएगा 4,70,000। और एक आइटम है कैश दोनों प्लस करेंगे, कैश दोनों प्लस करने से हो जाएगा 70,000। अब एसेट्स का भी टोटल कर देंगे, अगर टोटल मैच करता है तो समझिए हम लोग ठीक बनाए थे। ठीक है, ये हो गया आपका 8
दैट इज 2198,000। देखिए यहाँ लाइबिलिटी साइड का भी टोटल 2198,000, एसेट्स भी टोटल मैच कर गया, तो इसका मतलब सही सही बनाए हैं। आप एक बार बैलेंस शीट को फिर से देख लीजिए। शेयर कैपिटल सिर्फ होल्डिंग कंपनी का लिखा जाता है, सब्सिडियरी का इग्नोर करते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट्स टू अकाउंट बनाए थे, वहाँ से ले आए। ट्रेड पेएबल दोनों प्लस करके लिख दिए। माइनॉरिटी 4 नंबर वर्किंग में निकाले थे 2 लाख, टोटल हो गया 2198,000। फिक्स्ड एसेट टेंजिबल दोनों का प्लस करके लिख दिया, इंटेंजिबल कुछ है नहीं। इन्वेस्टमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी इग्नोर कर दिए। इन्वेंट्री से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस ट्रेड रिसीवेबल कैश दोनों प्लस करके लिख दिए। एसेट्स का टोटल आ गया 2198। इसका मतलब क्वेश्चन ठीक सोल्व हो गया। आप एक बार वर्किंग देख लो। शेयर ऑफ होल्डिंग पहला वर्किंग होता है, परसेंटेज नहीं निकाले क्योंकि परसेंटेज निकालने से आपका आ रहा था 66,666, इसलिए इसको कैलकुलेट नहीं करके शेयर के रूप में रख दिए 2/3 1/3। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, जिस दिन शेयर एक्वायर किया जाता है उस दिन ये प्रॉफिट था, फ्री था। अब बैलेंस शीट से माइनस करके जितना बढ़ा है उसको पोस्ट कर दिए, दोनों को प्लस कर दिए। माइनॉरिटी को उसका हिस्सा दे दिए, जो बच गया होल्डिंग कंपनी का बच गया। आप यहाँ एक बार फिर से समझ लो। पोस्ट कॉलम में 96 है, जिसमें जनरल रिजर्व और सरप्लस है। जनरल रिजर्व 45 में 2/3 होल्डिंग का 30,000 है, तो सरप्लस आपका 66,667 होगा। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लिए, पेड अप वैल्यू प्री एक्विजिशन को यहाँ लेते हैं, माइनस आ गया कैपिटल रिजर्व। माइनॉरिटी में माइनॉरिटी का जो शेयर का दाम था वो लिए, प्लस प्री पोस्ट प्रॉफिट माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका आ गया 2 लाख। अनरियलाइज प्रॉफिट स्टॉक में 60,000 का स्टॉक उसके पास था, जिसमें प्रॉफिट था 25% ऑन कॉस्ट, 25/125 12,000 आ गया। इसके बाद वर्किंग नंबर 6 की है कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। हमारा जो जनरल रिजर्व में था उसमें से हमको 30,000 और मिला, 430 हो गया। हमारा जो सरप्लस था 3 लाख, उसमें से 96 में से 30 माइनस कर दिए, 66 सरप्लस मिला, अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस कर दिया। ठीक है, और ये नोट्स टू अकाउंट बनाया गया है बैलेंस शीट पर्पस के लिए। इसमें वर्किंग नंबर 6 से जनरल रिजर्व, वर्किंग नंबर 7 से सरप्लस एंड वर्किंग नंबर 3 से कैपिटल रिजर्व लाया। टोटल आया 828,000, जो सीधे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में चला जाएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।